तुम्हारी क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, कई सारे फ्रेंड्स होंगे, बट कई सारे फ्रेंड्स दोगलापन कर जाते हैं। वहीं तुम्हारा ये चैप्टर तुम्हारे साथ कई बार दोगलापन करेगा। कई बार मेटल्स में दोगलापन होगा, एक्सेप्शन। कभी नॉन मेटल्स में होगा, एक्सेप्शन। वहीं कई सारी एक्टिविटीज ने तुम्हें परेशान कर रखा है कि भैया इतनी सारी एक्टिविटीज, क्या क्या करेंगे इसमें, कैसे पढ़ेंगे इसमें कम टाइम में। और तो और रिएक्शंस, कभी मेटल कर जा रहा है कोल्ड वाटर पे रिएक्ट, कभी हॉट वाटर पे, और कभी उसको चाहिए होता है स्टीम। लॉजिक क्या है? और तो और साथ में मेटलर्जी का पूरा पार्ट हमें रटना पड़ता है। बट इस वीडियो के बाद ना तुम्हें कुछ रटना पड़ेगा, ना तुम्हें कुछ बोरिंग लगेगा, और ना एक भी एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम इस एक मूवी में, ये लेक्चर है ही नहीं, इसको 1.5x पे एडजस्ट करो और इस मूवी में पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑल द रिएक्शंस, ट्रिक्स, निमोनिक्स, एक्टिविटीज एंड विद इंडियाज बेस्ट एनिमेशन वन शॉट में करने वाले हैं। क्या हाल पढ़ ले गैंग। आज की इस वीडियो में बिल्कुल मूवी की तरह अगर मेटल नॉन मेटल समझना है तो बस ध्यान से सारी डिस्ट्रैक्शन हटाओ, सारा फोकस यहां करो और स्टार्ट कर दो मेटल्स और नॉन मेटल्स। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। सब लोग तुम्हें स्टार्ट करवाएंगे कि मेटल्स की ये डेफिनेशन है, नॉन मेटल्स की ये डेफिनेशन है, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक बार अपने आसपास देखो तो कि अपने आसपास है क्या। इधर देखो, उधर देखो, हर तरफ देखो और पता करो कि क्या चीजें मेटल्स की हैं, क्या चीजें नॉन मेटल्स की। अब पता करने के लिए तुम्हें डेफिनेशन नहीं चाहिए, पता करने के लिए तुम्हें मालूम होनी चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मेटल्स तुमने देखा होगा हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, वहीं नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही एक्टिविटीज है, और 3.7 में उन्हीं को बोल दिया टेबल बना दो। मैं तुम्हें सब कुछ करवा दूंगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी तक नहीं खोलनी पड़ेगी। अभी ध्यान यहां पर देना है कि सबसे इंपॉर्टेंट और पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर लस्ट्रस। मतलब मेटल्स जो होते हैं ना वो शाइनी होते हैं। ये बोले उस टाइप के बच्चे होते हैं जो जेल वेल लगा करके स्कूल जाता है, शाइनी शाइनी होकर के जाता है। वहीं नॉन मेटल्स होते हैं जो बिल्कुल डल होते हैं, शाइनी नहीं होते, इनमें खुद की शाइन नहीं होती है, और इसी प्रॉपर्टी को, खुद की शाइन होने को बोलते हैं लश्रस। तो मेटल लश्रस है, शाइन नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन लश्रस। अब नॉन मेटल्स में, इस पूरे ग्रुप में जहां कोई शाइनी नहीं है, एक लड़का ऐसा आ गया है जो कभी कभी बालों में जेल लगा रहा है और शाइनी हो जा रहा है। एग्जाम्पल है आयोडीन, और आयोडीन ही है अपना दोगलापन दिखाने वाला। क्योंकि जब इसका जो ग्रुप है नॉन मेटल, ये सारे नॉन शाइनी है, तो ये क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है दोगलापन, जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। कई सारे एक्सेप्शंस पूछे जाएंगे। तो प्रॉपर्टी नहीं है उनकी, प्रॉपर्टी नहीं है नॉन मेटल्स की वो शाइनी रहेंगे, बट वो है, उसमें एक एक्सेप्शन है, एक दोगलापन है, वो है आयोडीन। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी है अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि उसका स्टेट कैसा है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। तो मेटल जितने भी हैं ये सारे रहते हैं सॉलिड मोस्टली, और नॉन मेटल्स कितने हैं? बहुत सारे, और रहते कैसे हैं? या तो सॉलिड या तो गैस की। अब यहां पर दोनों टीमों में दोगलापन है, मतलब इसमें एक दोगला फ्रेंड और इसमें एक दोगला फ्रेंड। इस मेटल्स में दोगला कौन है? मेटल्स में दोगला है मरकरी, क्योंकि वो होता है लिक्विड। थर्मामीटर देखते हो जब भी बुखार होता है तो उसमें जो लिक्विड है ना, जो देखते हो, वो मरकरी है। वहीं नॉन मेटल्स में जहां सारे के सारे इनके दो सॉलिड हैं, गैसेस हैं, एक आ जाता है बीच में अपना लिक्विड, जो कि है ब्रोमीन। समझ गए? अब अगली प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि यार ये जितने भी मेटल्स हैं, इनको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो सारे के सारे शीट्स में दिखते हैं, पतली पतली एल्यूमिनियम फॉइल। उसी तरीके से तुम्हारी कोई और कलर की शीट, जैसे स्टील की तुम्हारी शीट्स पतली पतली दिख जाएंगी। ये शीट्स क्या होती हैं? ये शीट्स बनती कैसी हैं? ये शीट्स बनती इसलिए हैं क्योंकि इनमें एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मेलेबिलिटी। क्योंकि मेटल्स मेलिएबल होते हैं, यानी उसको हैमर से, हथौड़े से पीट पीट करके पतली शीट्स में बनाया जा सकता है, और ये प्रॉपर्टी मेटल्स कई सारे शो करते हैं। वहीं नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टी नहीं होगी। एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स में, कॉपर की वायर देखते होगे घर में, तो कॉपर्स हो या कोई और मेटल हो, उसको हम वायर में कन्वर्ट कर दें, इस वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। क्या? डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी कौन शो करेगा? सिर्फ मेटल्स। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी कि कोई भी मेटल उठाओ, ग्लास उठाओ अपने घर में जिसमें पानी पीते हो, स्टील का ग्लास, और टंग 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 मारो उस पर, आवाज होगी। कैसी?
टंग टंग टंग, ये जो आवाज है ना, टंग टंग, जो स्पेशल साउंड होता है मेटल्स में, इसको बोलते हैं सोनोरस। यानी मेटल्स ये प्रॉपर्टीज हो करते हैं सोनोरिटी, और वो नॉन मेटल्स में नहीं होती है। अगली चीज कि भैया आपने बोला कि मेटल्स जितने भी हैं ये सारे हार्ड होते हैं। ठीक है, सही बात है, मेटल सारे हार्ड होते हैं, और उसमें सबसे हार्डेस्ट कौन है? 1 मार्कर में आएगा डायमंड। वहीं नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, ये सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। अब एक्सेप्शन किसमें है? इस बार दोगलापन किसने किया, मेटल्स ने या नॉन मेटल्स ने? दोगलापन ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और दोगलापन इस बार कर जाता है मेटल्स की टीम, क्योंकि मेटल्स में एक दोगला निकल के आता है सामने, सोडियम पोटेशियम। ये दोनों हार्ड तो है, मेटल की प्रॉपर्टी है, बट ये दोनों मेटल की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, दोगलापन दिखाते हैं, और ये निकल जाते हैं सॉफ्ट। इतने सॉफ्ट कि इनको अगर चाकू से भी कट करोगे, नाइफ लाकर कट करोगे, तो ये आराम से कट हो जाएंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी, कि क्या वो मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो सबको पता है मेटल्स करते हैं। जब भी तुम एक लोहे का रॉड आग के पास रखोगे तो वो इतना गर्म हो जाएगा कि इस साइड भी गर्म। जब तुम्हारी मम्मा खाना बनाती हैं तो तुम देखते होगे कि जिस भी चीज को यूज करके वो खाना ऐसे चला रही होती हैं, उस बर्तन पे साइड में प्लास्टिक लगा होता है, क्योंकि उसको वो टच पकड़े, ताकि जो गरम गरम लोहा है वो पूरा गर्म हो जाता है, ऐसे पूरा गर्म, तो वो डायरेक्ट लोहे पे ना हाथ रखे, प्लास्टिक पर हाथ रखें। और ये जो कंडक्टिविटी है हीट की, ये मेटल शो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टिविटी मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते हैं। बट इस बार भी हो गया दोगलापन, इस बार नॉन मेटल की टीम के साथ। क्या दोगलापन? कि ये तो कंडक्टिविटी नहीं शो करने वाले थे, बट इनमें आ जाता है ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल पे होता है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगली प्रॉपर्टी कि भैया अब जरा ये बता दो कि ये जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी है एनसीईआरटी में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम? मेटल्स का बहुत ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स का बहुत कम होता है। बट यहां पर भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी दोगलापन। इस बार मेटल्स वाली टीम ने कर दिया। यहां पर दोगलापन ये होता है कि गैलियम और सीजियम ये दोनों मेटल्स होकर के इस तरह से मैं अगर हाथ पे रख लूं ना, तो ये हाथ पर ही इवेपोरेट हो जाएं। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। समझ गए? बिल्कुल क्लियर। अब अपने आसपास जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भैया एसी इज गुड, लेकिन हवा पानी बैड। मतलब जब हम एसी में रहते हैं तो सब कुछ गुड गुड है, बढ़िया है, लेकिन बाहर की हवा पानी बहुत ही बेकार है, बैड है। अब यहां पर मेरा मतलब है एसी से, मेरा मतलब है यहां पर सबसे पहला ए विच इज एल्यूमिनियम, और सी विच इज कॉपर। ये दोनों बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं हीट के। वहीं बी, इसलिए मैंने गुड बोल दिया, एसी इज गुड, एल्यूमिनियम कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बट बैड क्या है? हवा पानी। H से हवा, H से हमारा मरकरी का सिंबल है Hg, और P से हमारा पानी, P से हमारा सिंबल है लेड का Pb। तो मरकरी और लेड ये दोनों बैड कंडक्टर हैं हीट के, याद रखना, एनसीईआरटी में पूछ लिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी है? सबसे पहले देखनी है हमें मेटल्स की। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज 4। पहली कि वो कैसे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, फिर दूसरी कैसे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जहां तुम्हें रटना पड़ रहा था अब नहीं रटना पड़ेगा, और तीसरी कि वो कैसे रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, एंड लास्ट कि वो मेटल दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ, मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ये सब बड़ा ही इजी है अगर तुम केमिस्ट्री को पढ़ो लॉजिक के साथ, जैसे अब तक हमने हर एक चैप्टर में पढ़ा। और स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी नहीं, इस प्रॉपर्टी का नाम है रिएक्शन विथ एयर या फिर ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, बताया था ना कि ऑक्सीजन से रिएक्शन जब किसी चीज का हो केमिस्ट्री में और इस तरह से लिखा रहा है +O2, तो उसका मतलब होता है कि उसको जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको हम कंबस्चन बोलते हैं। बहुत ही इजी है भैया। अब ये जो कंबस्चन है, ये कंबस्चन मेटल्स का किस तरह से होगा ये देखो। कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल XYZ, कैसा भी मेटल, ये ऑक्सीजन के साथ जब जलता है, रिएक्ट करता है, तो बना लेता है मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मेटल ऑक्साइड। सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं नॉन मेटल्स के साथ। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है यहां पर कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं,
ये एसिडिक हैं कि बेसिक हैं? बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जब इतने अच्छे से पढ़ा रखा है एसिड बेस में, तो वहीं पर मैंने एक निमोनिक बताया था, मोबाइल, MOB। MOB याद करने बोला था, क्योंकि मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक, वहीं जो नॉन मेटल ऑक्साइड है NOA, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। तो जब तुम्हें इतना मालूम पड़ गया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक है, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, XYZ, कोई भी कैसा भी मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल उठा लो, अरे कोई भी उठा लो, चलो सोडियम उठा लेते हैं, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बना Na2O। अब सोडियम ऑक्साइड कैसा है, बताया था ना, कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। वहीं कोई भी नॉन मेटल उठा लो, नॉन मेटल जैसे कि कार्बन उठा लो, कार्बन प्लस O2 बन गया CO2, या सल्फर उठा लो, S+O2 बन गया SO2। अब ये भी क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, NOA, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, तो ये एसिडिक रहेंगे। बट ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री दोगलेपन से भरी हुई है। यहां पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये मेटल्स तो जितने भी ऑक्साइड में बेसिक हैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड एसिडिक हैं, कुछ कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जिनको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक बड़ा अजीब नाम है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोनों जगह पर काम कर जाएंगे, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और बना लेंगे सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, अपना एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ में भी और बना लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। उसी तरीके से वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर जा रहा है बेस के साथ भी और बना ले रहा है सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में वाटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह एल्यूमिनियम ही अकेला नहीं है, इसी तरह से जिंक भी कर रहा है। तो मतलब एल्यूमिनियम और जिंक क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएं। वहीं जो नॉर्मल मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल मेटल्स MOB, मतलब बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो जो बेसिक ऑक्साइड हैं वो हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। वहीं जो एसिडिक ऑक्साइड है अपने नॉर्मल वाले, वो हमेशा बेस के साथ करते थे। बट जो दोनों के साथ कर ले वो होता है एम्फोटेरिक, बिल्कुल रणबीर कपूर टाइप्स। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी आ जाती है ये रिएक्शन विथ वाटर, कि भैया कभी रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ, कभी रिएक्ट करता है हॉट वाटर, कभी स्टीम। क्या करें हम, मतलब कहां जाएं, मर जाएं? नहीं 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 नहीं, अरे यार इतनी छोटी सी प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना है, ध्यान बस देना है लॉजिक पर। और लॉजिक ये है कि कोई भी रिएक्शन करवानी हो तो उसके लिए हमें चाहिए दो चीज। पहली होती है रिएक्टिविटी, कि जिसका रिएक्शन हो रहा है वो मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा या कम। और दूसरा है टेम्परेचर, ज्यादा लें कि कम। तो अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है मेटल्स की तो कम टेम्परेचर में काम हो जाएगा। बट अगर रिएक्टिविटी काफी कम है किसी मेटल की, तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अब तुम्हें ध्यान में रखनी है सिर्फ दो बातें। पहली, कि जब अपना मेटल रिएक्ट करता है वाटर से अपने लिक्विड स्टेट में, जब वाटर नॉर्मली कैसा होता है, लिक्विड, तो जब लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट करता है मेटल, वाटर जब लिक्विड होता है तो क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। वहीं जब ये मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ उसकी गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म कैसे होती है वाटर की, जब वो स्टीम में हो, तो क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ इधर, हमने क्या देखा था चैप्टर 1 में, कैटरीना के बारे में। ज्यादा कैटरीना पे ध्यान मत दो, ज्यादा ध्यान मत दो, ध्यान हमें देना है सिंपल सी रिएक्टिविटी सीरीज पे, कि कैटरीना ने कार मांगी। कौन कौन सी कार मांगी, अल्टो, 4 जेन मांगी थी, 4 जेन, फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इस पूरे निमोनिक में यहां लिखा हुआ है कैटरीना का के से पोटेशियम, Na से सोडियम, और इस तरह सबकी पोजीशन है। याद रखनी है ध्यान से हमें किसकी पोजीशन, एक बी में सी आता है, 4 मतलब 4 से क्या आता है, सी कार्बन, और नीचे एक हाइड्रोजन आता है। इसकी पोजीशन ध्यान देना। अब आगे आ जाओ मेरे साथ, तुम्हें कई सारे मेटल्स दे दिए, जितने इसमें है ना सारे दे दिए जो एक्टिविटी सीरीज में है। अब बताओ, पूछा गया कि क्या रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर से, क्या नॉर्मल वाटर से, क्या हॉट वाटर, और अपना क्या करेगा, स्टीम से रिएक्ट। तो बताया था ना कि रिएक्शन कराने के लिए या तो रिएक्टिविटी चाहिए तो टेम्परेचर चाहिए। अब जो रिएक्टिविटी चाहिए हमें वो मिलेगी ऊपर वाले में, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है जैसे ऊपर के सोडियम पोटेशियम, तो ये रिएक्टिव ऑलरेडी हैं, इनको नॉर्मल ठंडे पानी से कराओ। कैसे,
ठंडे पानी से रिएक्ट कराओ तो भी ये रिएक्ट कर जाते हैं और इतना खतरनाक रिएक्ट करते हैं, इतना वायलेंट रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन गैस काफी मात्रा में निकलती है और इतना वायलेंटली निकलती है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि आग लग जाती है। इतना ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है किसमें? सोडियम के केस में और पोटेशियम के केस में। अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि यहां पर अगर रिएक्शन लिखी जाए तो हमें यह क्यों दिख रहा है कि सोडियम पोटेशियम दोनों के केस में बन रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्यों बन रहा है? क्योंकि बता दिया ऑलरेडी कि जब जब वाटर अपना लिक्विड स्टेट में रहेगा, कोल्ड वाटर है, लिक्विड ही है, तो लिक्विड स्टेट में रहेगा तो कैसा रहेगा? यस, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वहीं अगर गैसेस में होता तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता। अब समझो अगली चीज कि इसके नीचे क्या है। अरे कैटरीना ने कार मांगी तो कार से कैल्शियम और मांगी से मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी अगर देखा जाए तो कैल्शियम अपना रिएक्टिव है, तो इसके लिए टेम्परेचर उतना नहीं चाहिए। ये रिएक्ट कर जाएगा ठंडे पानी के साथ और इसका रिएक्शन बड़ा मजेदार है। ये रिएक्ट करेगा, बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट यहां जो अपना सेटअप लगा हुआ है पूरा, इस सेटअप में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उस पर मेटल सरफेस आ जाएगा और तैरने लग जाएगा। मतलब कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन बबल्स हैं उस पर मेटल सरफेस स्टिक करने लग जाता है, चिपकने लग जाता है, तैरने लग जाता है। और अगला जो था मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम अब जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे हैं, मैग्नीशियम तक आ गए तो रिएक्टिविटी कम हो गई है। क्या बताया था? रिएक्टिविटी कम तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अब टेम्परेचर अगर ज्यादा चाहिए तो यहां पे क्या करेंगे? सिंपली टेम्परेचर हम मेटल का तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो मेटल तो अपना वही है मैग्नीशियम, हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे पानी का। ठंडे पानी से ले आओ गर्म पानी और गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा। और याद रखना कि जैसे कैल्शियम तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था, वैसे मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है। बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद क्या होगा? हमने देख लिया कैटरीना ने कार मांगी, फिर आ जाता है अपना अल्टो, सैन, फरारी यानी एल्यूमिनियम, जिंक, फरारी यानी आयरन। कई लोग बोल रहे हैं कि भैया ये बीच में कार्बन सही क्यों नहीं लिया? अरे ये नॉन मेटल होता है कार्बन, हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। तो मेटल्स में जितने भी अब नीचे वाले हैं ये होते हैं लेस रिएक्टिव, काफी कम रिएक्टिव। तो कम रिएक्टिव तो टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? हॉट वाटर से काम नहीं चल रहा है, इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो पानी को कि वो बन जाए स्टीम। जैसे तुम जब अपने पापा जी को इतना गर्म करते हो, इतना गर्म, तो उनका गुस्सा बिल्कुल उबलने लग जाता है। अब पानी उबलकर स्टीम बन चुका है और हम रिएक्ट करवा रहे हैं स्टीम के साथ। किसको? एल्यूमिनियम को और आयरन को, जो हमने एनसीईआरटी में रिएक्शंस दी हुई हैं। अब सिंपल सा रिएक्शन है, एल्यूमिनियम के साथ वाटर रिएक्ट किया, भैया मेटल हाइड्रोक्साइड कहां गया? अरे मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं आएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आएंगी दोनों केस में, क्योंकि पानी अब स्टीम बन चुका है, गैसियस फॉर्म में है। ऑलरेडी बताया था जब गैसियस फॉर्म में रहेगा तो बनेगा ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसके जो नीचे है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो इसके भी नीचे है, जो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं है, वो चाहे तुम गर्म पानी लाओ, उबाल कर लाओ, स्टीम ला दो या कुछ भी ला दो, कुछ भी ला दो, वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी एकदम मर चुकी है यार। जैसे एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, ये सब रिएक्ट नहीं करते। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, विच इज कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ। बट कैसे? तो हमने ऑलरेडी एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और निकाल देंगे हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देखना है? इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, कोई भी मेटल उठा लो। अरे जिंक उठा लो एग्जांपल के लिए, और साथ में एक HCl डाल दो, एक एसिड। एक और एग्जांपल में H2SO4 डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड। तो चाहे तुम्हारा HCl हो चाहे H2SO4 हो, ध्यान से देखोगे तो बनेगा मेटालिक सॉल्ट, ठीक है, ZnCl2 और ZnSO4, और साथ में निकलेगी दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस, गैस इवॉल्व होगी। अब ये सारे मेटल्स के साथ हो रहा है कि गैस निकल रही है, मतलब सारे एसिड्स कर रहे हैं, बट एक एसिड यहां पर है दोगलापन, दोगलापन कर रहा है, जो नहीं सुन रहा है बात, जो हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल रहा है। वो कौन है जो बात नहीं सुन रहा है? कौन है वो दोगलापन दिखाने वाला? यस, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। इस तरह का कुछ रिएक्शन होता है अलग अलग केसेस में, बट ध्यान से देखोगे किसी में भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। तो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। अब क्या ऐसा कोई केस है कि कोई ऐसा मेटल हो जो
रिएक्ट तो नाइट्रिक एसिड के ही साथ करे बट हाइड्रोजन गैस निकाल दे। यहां पर तो जिंक नहीं निकाल पा रहा है, हमने देख लिया। तो हां, हर पापा का एक पापा होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं, और यहां पर वो है मोगैम्बो मैन। मोगैम्बो Mg मैग्नीशियम, मैन Mn मैंगनीज। मतलब मैग्नीशियम और मैंगनीज वो करते हैं जो कोई और मेटल नहीं कर पाता। मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस भी निकलवा लेंगे। ये रही रिएक्शन। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो दो एक्सेप्शन याद रखना है कि इतना तो हमें पता था कि भैया मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट एक्सेप्शन क्या है, किसमें नहीं निकलती? नाइट्रिक एसिड में। अब उस नाइट्रिक एसिड को भी पीटने के लिए आ गए हैं मोगैम्बो मैन, यानी मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो रिएक्ट कर भी लेंगे HNO3 के साथ और हाइड्रोजन गैस भी निकलवा लेंगे। ठीक है, इजी। अब एक चीज याद रखना कि ये जो नीचे के मेटल्स होते हैं जैसे कि प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब रिएक्ट कर नहीं रहे हैं, तो एसिड एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। बट अगर मैं एक खतरनाक सी चीज बना दूं, मतलब मैं ले लूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में ही अपना नाइट्रिक एसिड और इसको 3:1 के रेशियो में मिला दूं, तो बन जाता है एक्वा रेजिया। अब ये इतना खतरनाक है, इतना फ्यूमिंग एसिड है, इतना खतरनाक है कि ये डिसॉल्व कर लेता है नॉन रिएक्टिव प्लैटिनम को भी, गोल्ड को भी, और कुछ नहीं बचता है। नाम क्या है? एक्वा रेजिया। रेशियो पूछा जाएगा तो 3:1 रेशियो में लिया गया है HCl को और नाइट्रिक एसिड को। बहुत बढ़िया। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी पे कूद जाते हैं, जहां पर मेटल्स रिएक्ट कर रहा है दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ। अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं यहां पे। कैसा रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा इसी कैटरीना के हिसाब से, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, जो कैटरीना ने कार-मांगी वाला बताया था, इसी मिमोनिक के अकॉर्डिंग सब कुछ तुम पता कर ले जाओगे। और हमें देखनी है एक एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में किया क्या गया है, एक टेस्ट ट्यूब लो, दो टेस्ट ट्यूब लो, यानी दो टेस्ट ट्यूब हो गई। अब एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो जिसमें डाल दो आयरन, और एक में क्या लो? एक में लो फेरस सल्फेट FeSO4 और उसमें डाल दो कॉपर। अब बताना है कि रिएक्शन किसमें होगा और क्या होगा। तो देखो, बताया ना, मिमोनिक के ही अकॉर्डिंग सब कुछ कर लेंगे। हमें केमिस्ट्री में कुछ ना समझ में आए तो मैंने बार बार बोला है कि बस लिख लो। यहां पर क्या है? आयरन इनटू कॉपर सल्फेट, तो लिख लो Fe प्लस CuSO4, और यहां पर क्या है? कॉपर वायर इनटू FeSO4, तो यहां पे लिख लो Cu प्लस FeSO4। अब बस देखना है नीचे ये रिएक्शन किसके साथ होगा, मतलब रिएक्शन किस वाले में होगा, और किस वाले में होगा ये पता करने के लिए अपने पास है मिमोनिक। इस मिमोनिक में, इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, जो ऊपर होता है वही नीचे वालों को तो लात मार के भगाता है। बताया था ना, जो ऊपर है वही नीचे वाले मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से लात मार के भगा देगा। तो ऊपर कौन है? ऊपर कौन सा दिख रहा है? जल्दी बताओ, ऊपर क्या है? कॉपर और आयरन में से ऊपर हमें क्लियरली दिखता है, ऑफ कोर्स कैटरीना ने कार मांगी, क्या बात किया जाता है? क्यों? तो फिर भी हंजी क्यों? ये क्यों जो है कॉपर, ये नीचे है कॉपर के, क्यों जो है ये कॉपर नीचे है आयरन के। तो अब आयरन के नीचे होने के वजह से ये बेचारा यहां पर हो जाता है डिस्प्लेस, कि जो आयरन नेल है ये बना देती है FeSO4 और कॉपर को लात मार के भगा देती है। ठीक है, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर हट जाएगा। और वहीं दूसरे साइड पर, दूसरे टेस्ट ट्यूब पर जो कॉपर डाला था, ये उस सॉल्यूशन को छेड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये लात मार के नहीं भगा सकता है FeSO4 के Fe को, क्योंकि Fe आयरन ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्शन होगा टेस्ट ट्यूब पहली वाली में, और आयरन नेल रस्ट हो जाएगी, यानी सड़ जाएगी। तो हमें क्या दिख रहा कि रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से। ये देखो इतने सारे रिएक्शंस, ये रिएक्शन क्यों पा रहे हैं? क्योंकि जो भी मेटल लात मार रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल को, वो उस मेटल से ऊपर है, ऊपर वाले ही नीचे वाले को लात मारते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो जैसा कि अब तक हमने देखा ये चारों प्रॉपर्टीज मेटल्स की। पहली, रिएक्शन विद एयर, यानी कंबशन कैसे हो रहा है, O2 के साथ कैसे ऑक्साइड बन रहे थे। फिर उसके बाद देखा रिएक्शन विद वाटर, कैसे किस तरह से, कभी हॉट कभी कोल्ड, सब देख लिया, समझ लिया। तीसरी हमने देख लिया कि कैसे एसिड्स के साथ रिएक्शन, और चौथा हमने देख लिया कि कैसे अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन मेटल करता है। अब हमें आना होगा इंपॉर्टेंट मिलन पर। मिलन की घड़ी आ गई है, क्योंकि एक तरफ है मेटल और एक तरफ है नॉन मेटल। अब दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यार मैं तो आस्था से नहीं मिल पाया, वो बेवफा निकली, बट
ये दोनों बड़े ही प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये दोनों मिलना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। मतलब एक के पास जो नहीं है वो दूसरा देने को भी रेडी है। कैसे? क्या देने को रेडी है? ध्यान से देखोगे, अगर तुम अपनी क्लास 9th की चीजें रिवाइज करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा देखने मिलता है कि बीच में है मेटल का क्या, बीच में है अपना प्रोटॉन, और न्यूक्लियस में अपना प्रोटॉन के साथ साथ बैठा हुआ है न्यूट्रॉन। आजू बाजू उसके रोटेट कर रहे होते थे, ये हमने मॉडल समझा था। क्या रोटेट कर रहे होते थे? इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। मतलब कि जो आउटर मोस्ट सेल है यानी वैलेंस शेल है, इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। और वहीं अगर हम क्लोरीन का देखें तो 287, इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें इतना बताया गया था 9th में कि ये जो आउटर सेल है, वैलेंस शेल है, इसको कंप्लीट करना होता है, या तो डुप्लेट कंप्लीट कर दो या तो ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। यानी या तो आखिरी वाले में 2 हो, किस केस में? हाइड्रोजन के केस में, या तो 8 हो, आखिर में जो लास्ट है आउटर मोस्ट, पूरी की पूरी अपनी जो शेल है ना, इस सेल में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही चाहिए। अब ये करने के लिए ही होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिलन। और ये बताओ कि मिलन कैसे होगा? एक लॉजिक होगा उसके पीछे। तो ये लॉजिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली टेबल, कि जितने भी मेटल्स हैं इनकी आउटर मोस्ट सेल में हमेशा देखोगे कि या तो 1 या तो 2 या तो 3 रहेंगे, बस 4 से कम तक 1 2 3 रहेंगे आउटर मोस्ट में हमेशा। वहीं पर जब तुम अपने नोबल गैसेस में आओगे तो वहां पर आउटर मोस्ट सेल जो वैलेंट सेल है कंप्लीट है, या तो डुप्लेट है यानी 2 पूरे भरे हुए हैं, या तो ऑक्टेट है, पूरे के पूरे 8 भरे हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी नॉन रिएक्टिव है, ये बिल्कुल संतुष्ट है अपने जीवन से, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, ये रिएक्ट करेंगे नहीं क्योंकि ये संतुष्ट हैं, इनको किसी से मिलन नहीं करने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ना ही देना है ना ही लेना है। बट जो नीचे है ना नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स बेचारे, इनके आउटर मोस्ट में मिल गए हैं 5 6 7 ऐसे नंबर्स। मतलब आउटर मोस्ट में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। तो बस यही टेबल की लॉजिक हमें लगानी है। सोडियम 281, लास्ट में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, वहीं अपना क्लोरीन लास्ट में 287। मतलब यहां पर अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी करने के लिए ये दोनों आपस में कर लेंगे मिलन, यानी सोडियम अपना आउटर मोस्ट का जो 1 रखा हुआ है उसके पास, वो इसको उठा करके दे देगा कि यार तू रख ले, तुझे ज्यादा जरूरत है, तू रख ले भाई, रख ले। तो अब इसके पास हो जाएंगे 287 से 288, यानी आउटर मोस्ट में 8 आ गया। मतलब ये भी अब जीवन में संतुष्ट हो गया, जैसा नोबल गैसेस थे। और इधर वाले के पास 281 था सोडियम के पास, तो ये 28 हो गया, यानी इधर भी आउटर मोस्ट में 8, इधर भी आउटर मोस्ट में 8। मतलब तुम्हारा ऑक्टेट हो गया कंप्लीट और बन गया क्या? NaCl, अपना नमक, सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है? बिल्कुल इसी तरह से। और एग्जाम में कैसे दिखाना है? नमक लेकर के नहीं डाल देना है, एग्जाम में दिखाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है भैया? अरे यार वही सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो इस तरह का तुम्हें दिख रहा है, इसमें कुछ सिंबल यूज कर लो, या तो गोला या तो क्रॉस, जो खेलते थे ना बचपन में गोला क्रॉस, वही सिंबल्स हैं। जैसे सोडियम के आसपास यूज कर लो दिखाने के लिए कि उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, उसका आउटर मोस्ट में कितने हैं? सिर्फ 1। और क्लोरीन के आसपास दिखा दो कितने हैं? 7 हैं। तो सोडियम अपना 1 उधर एरो बना दो कि 1 उधर दे रहा है, तो बन जा रहा है NaCl। और भैया ये प्लस माइनस क्या है? देखो, जो अपनी चीज दे रहा है वो ऊपर रहेगा ना, वो तो बहुत ही ऊंचा इंसान हुआ, महान इंसान हुआ कि वो अपनी चीज तुम्हें दे रहा है। वो तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान हुआ। और पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यस, प्लस साइन। पॉजिटिव माइंडसेट यानी जो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो पॉजिटिव आदमी है, इसलिए उस पर साइन लग जाएगा पॉजिटिव का, वो बन जाएगा एक कैटायन, एक पॉजिटिव आयन, जो कि यहां पर बन गया सोडियम Na+। और वहीं जो किसी से ले रहा है, जो एक नेगेटिव आदमी है, वो सिर्फ लेने का काम करता है, दूसरे की चीजें छीनने का काम करता है, वो होता है नेगेटिव साइन वाला आयन विच इज कॉल्ड एनायन। और यहां पर वो है क्लोरीन। तो बन गया NaCl-, Na+Cl- बोले तो NaCl। उसी तरह से एग्जाम में एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है कि बताओ MgCl2 कैसे बना। तो MgCl2 में हमें सब पता है कि 1 मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है। तो 1 मैग्नीशियम, इसके सारे इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और इधर 2 क्लोरीन। अब यही काम इधर भी हो रहा है, क्लोरीन के पास भी 2 चाहिए, 1 क्लोरीन को 1 क्लोरीन को 1, और मैग्नीशियम देने का काम कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम क्या बन गया?
पॉजिटिव आदमी कैटायन, और वो दोनों क्या बन गए नेगेटिव। लिखा कुछ इस तरह से MgCl2, ब्रैकेट के बाहर 2 लगाया जाएगा क्योंकि यहां पर 2 क्लोरीन थे, और प्लस माइनस वैसे ही लगा है। Mg पर तुम्हें दिख रहा होगा +2। +2 क्यों? क्योंकि जो जितना ज्यादा दे रहा है वो उतना ही पॉजिटिव है, वो उतना ही ऊंचा आदमी है। सोडियम 1 दे रहा था तो प्लस था सिर्फ, मतलब +1 डिनोट कर रहा था। वही मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 2 ले लो यार, 2 दे रहा है, तो यहां पर +2 का पावर आ जाएगा और ये बन जाएगा कैटायन। क्लियर? MgCl2 कैसे बनता है हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें ड्रॉ करना होगा। अब हम ये जान चुके हैं कि ये जो NaCl है, MgCl2 है, ये सारे क्या हैं? ये बन रहे हैं एक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहां आयंस बन रहे हैं, कैटायन और एनायन। तो ये आयोनिक बॉन्ड हो गया, मतलब आयोनिक बॉन्ड से जो बना वो क्या हो गया? आयोनिक कंपाउंड। क्या हो गया? आयोनिक कंपाउंड। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका सोचो। मान लो ये तो यहां पर किसी को जिस चीज की कमी थी दूसरे वाले के पास वही था तो उसने दे दिया, बन गया। बट जस्ट इमेजिन दिस केस, यहां पर क्या है? यहां पर है अपना कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन है और कई सारे हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। अब कार्बन के पास क्या सीन है कि उसके पास 4 है आउटर मोस्ट में, कार्बन के पास 4 है, मतलब एग्जैक्टली 4 और चाहिए तब जाके वो 8 होंगे। और उसी तरह से हमारे हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको एक और चाहिए तब जाकर के उसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। कम से कम 2 तो करना पड़ेगा आउटर मोस्ट में, या 2 करो या 8, तो 2 भी करने के लिए उसको 1 और चाहिए। तो यहां पर अगर ये हाइड्रोजन अपना मान लो 4 हाइड्रोजन ले ले और चारों टीम बना ले और चारों बोले कि कार्बन चल यार तू ही ले ले मेरे, तो ये तू ही ले ले मेरे वाले स्टेटमेंट में सारे अगर इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा तो हाइड्रोजन के पास 0 जाएगा, जो ये गलती कभी भी नहीं करेगा। मगर अगर कार्बन चाहे कि अपना वो चारों दे दे कि ये 4-4 हाइड्रोजन का भला हो जाए तो उसके पास 0 जाएंगे। ऐसा करना है कि दोनों का काम चले, जैसे आयनिक के केस में चल रहा था। तो यहां पर ये दिमाग लगाएंगे, यहां पर ये बोलेंगे कि भाई लेना देना बंद, शेयरिंग इज केयरिंग। ये क्या करेंगे? कार्बन रहेगा, बोलेगा चारों जो तुमने टीम बनाई है मेरे आसपास आकर खड़े हो जाओ, अब मैं अपना इलेक्ट्रॉन इधर कर देता हूं, तुम अपने वाले थोड़े से आगे कर दो, और ये दोनों की शेयरिंग करवा देते हैं। मतलब कि देखो जब तुम कार्बन को ऐसे देख रहे होगे तो उसके पास भी 8 हो गए, 4 अपने और एक उनके, और जब तुम एक सिंगल हाइड्रोजन देखोगे तो उसके पास 1 अपना और 1 कार्बन वाला हो गया। मतलब शेयरिंग करके ही, बस इलेक्ट्रॉन पास पास रख के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना करके, सिर्फ शेयर करके पास पास रख के, चारों के चारों हाइड्रोजन का भी काम हो गया और अपने कार्बन का भी काम हो गया। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कई सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ये था तुम्हारा CH4 मीथेन, और ये था एक कोवैलेंट कंपाउंड। उसी तरीके से तुम्हारे इतने सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। अब जरा बताओ, अगर कोई तुमसे पूछ लेता है कि ये आयनिक वाले कंपाउंड जो बने थे और ये जो कोवैलेंट वाला कंपाउंड जो बना है, इनमें डिफरेंस क्या है? क्या सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये ट्रांसफर करके बना है और ये शेयर करके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर डिफरेंस कई सारे हैं जो इस टेबल में हमें क्लियरली मालूम पड़ जाते हैं। अब थोड़ा उससे चैट करने से दिमाग हटा करके इस टेबल पर ध्यान दो। सबसे पहले तो हमें टेबल में डेफिनेशन दिख जाती है कि एक बना है इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर करके और एक बना है बस पास पास लाके शेयरिंग करके। फिर अगली चीज ये भी लिख दो कि एक ट्रांसफर करके बनता है, इसका कैसा बॉन्ड है? ट्रांसफर वाला बॉन्ड है, और इसका कैसा बॉन्ड है? यह है शेयरिंग वाला। तो एक है आयनिक बॉन्ड अपने आयनिक कंपाउंड का, और कोवैलेंट का कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड। फिर अगली चीज आ जाती है स्टेट, तो मतलब फिजिकल स्टेट कैसा है? तो अपने आयनिक कंपाउंड जो हैं, जैसे नमक ही डाल दो तो वो सॉलिड होता है। अब ये नमक सॉलिड है तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है ये सारे सॉलिड होते हैं जनरली। वहीं जो तुम्हारा कोवैलेंट कंपाउंड है ये या तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी। जैसे हमारा CH4 जो कंपाउंड था, मीथेन एक गैस था। अब इधर देखो कि ये जो सारे हैं जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत बढ़िया होती है, बहुत हाई होती है, अच्छी होती है। क्यों हाई होती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ी है, तो उसको मेल्टिंग बॉइलिंग करने में ताकत लगेगी, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। तो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो स्ट्रांगली जुड़ा है आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना अंदर, Na+Cl-, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, तो यहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वहीं कोवैलेंट में बस शेयरिंग वेयरिंग की थी, कुछ खास जुड़ा नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट फोर्स नहीं था बीच में, इसलिए वहां मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उसी तरह से अगर हम बात कर लें सॉल्युबिलिटी की, तो यहां जो नमक है अपना NaCl है, अरे अपना नमक से समझ लो आयनिक कंपाउंड,
तो ये आयनिक कंपाउंड जितने भी रहेंगे, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स पानी में मिल जाते हैं, डिसॉल्यूबल इन वाटर, मतलब सॉल्यूबल इन वाटर मिल जाते हैं, वहीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि केरोसिन वगैरह में नहीं मिलते। इसी का जस्ट उल्टा है कोवैलेंट में, वो सारे पानी में नहीं मिलेंगे, मगर जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे केरोसिन वगैरह उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट अगर देखें तो वो है कंडक्टिविटी, कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जल्दी बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ये अपने मोल्टेन स्टेट में और एक्वस स्टेट में, यानी जब पानी में जाएंगे, जब आयंस रिलीज होंगे, तो मोल्टेन और एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे, बट कोवैलेंट कंपाउंड्स कभी भी नहीं कर पाएंगे, ना ही मोल्टेन ना ही एक्वस, किसी भी स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आयंस डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां आयंस है ही नहीं है, वहां तो शेयरिंग करके बना था ना। यहां पर आयनिक कंपाउंड है, आयंस हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया लॉजिक, बहुत ही बढ़िया लॉजिक। अब नीचे एग्जांपल लिखे हुए हैं, सिंपल एग्जांपल्स है NaCl MgCl2 और उधर अपना मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इतना समझ जाने के बाद हम आ जाते हैं चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ये जितने मेटल्स हमें आसपास दिख रहे हैं, ये मेटल्स कैसे अकर करते हैं, मतलब किस तरह से पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो देखो जितने भी मेटल्स हैं ये अलग अलग फॉर्म में पाए जाएंगे, और वो फॉर्म डिपेंड करेगा कि ये तुम्हारी कैसी रिएक्टिविटी के हैं, ज्यादा रिएक्टिविटी के हैं, कम के हैं, या बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, जो अपने नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, फॉर एग्जांपल कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये जो नीचे वाले हैं कम रिएक्टिव वाले, ये सारे अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाएंगे, नेटिव स्टेट में, किसी और से कंबाइन होकर के नहीं पाए जाएंगे। कंबाइन होकर के क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते जब आसपास किसी भी चीज से, तो ये किसी और कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये नेटिव फॉर्म में मिलेंगे। और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ऐसे बताओ नाम, ऐसे मेटल्स के नाम जो सिर्फ नेटिव फॉर्म में पाए जाएं, किसी और कंपाउंड में नहीं, क्योंकि ये चार नाम मैंने बोले, इसमें से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लैटिनम, इसमें से सिर्फ प्लैटिनम और गोल्ड, यही दो ऐसे हैं जो सिर्फ नेटिव फॉर्म में पाए जाएंगे। अदरवाइज जो बाकी दो हैं ये नेटिव फॉर्म में भी रहते हैं और कभी कभी दूसरे कंपाउंड्स में भी मिल जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि जो ओरिजिनल गैंगस्टर है जो सिर्फ नेटिव फॉर्म में मिलेगा, वो क्या है, आ सकता है एग्जाम में, यस, गोल्ड एंड प्लैटिनम, PG, प्लैटिनम, गोल्ड। अब आगे देखो, ध्यान से देखो कि ये जो अपने इसके ऊपर वाले थे कि अलग अलग तरीके से पाए जाएंगे, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिविटी वाले थे ये किस किस तरीके से पाए जाएंगे। ये कभी तुम्हारा ओर्स में रहेंगे, कार्बोनेट ओर्स में, ये कभी तुम्हारा सल्फाइड ओर्स में। बट भैया थोड़ा हमारा भी तो ध्यान रखो, जिनको यही नहीं पता ओर्स क्या होता है वो कैसे करेंगे, वो बस इतना जान लो कि अर्थ क्या होता है। हम सबको पता है अर्थ क्या होता है, अरे वहीं पर हो यार, अर्थ पे ही हो तुम। तो अब अर्थ के अंदर आ जाओ, हम तो ऊपर हैं, अंदर आओगे तो अंदर अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है, यानी सबसे बढ़िया वाली, सबसे पहली वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, इसमें कई सारे कंपाउंड्स हैं, कई अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं। अब इन अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं मिनरल्स, मतलब कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। अब इन्हीं मिनरल्स में कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स ऐसे हैं जिससे हम प्रॉफिटेबली मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे वाले जो भी मिनरल्स हैं इनको हम बोल देते हैं ओर्स। ठीक है, डेफिनेशन आ जाएगी तो मिनरल की ये लिख देना और ओर्स की ये लिख देना कि जहां भी जिस भी मिनरल से हम प्रॉफिटेबली कोई मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो तुम्हारा ओर्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सिनाबार है मरकरी का ओर, सिनाबार की फॉर्म में पाया जाता है और मेटल कौन सा निकलता है, मरकरी। तो अब अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें कि इतना तो हमें मालूम पड़ गया कि मिनरल क्या है, ओर क्या है, और ओर में से निकालेंगे तो निकलेगा क्या, मेटल निकलेगा। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट जो करना है इसका अलग अलग तरीके होंगे और ये डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी पे। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये फ्लो चार्ट बना है एनसीईआरटी में, जिसमें तुम रोते रहते हो। अब बिल्कुल नहीं रोना पड़ेगा, बस सारा ध्यान इधर ले आओ फटाफट से। देखो 3 में डिवाइड कर दिया, तो अब ये जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, ये लो रिएक्टिविटी वाले मेटल चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं सारी रात मेरी रात, SRMR। यही है फ्लो चार्ट में लिखा हुआ कि ये जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, S से सल्फाइड ओर्स पाए जाएंगे ये सल्फाइड ओर्स की तरह, यानी सल्फाइड कंपाउंड्स में। और ये सल्फाइड ओर्स SM, सारी रात मेरी रात, तो सल्फाइड ओर्स का कर दो R, यानी रोस्टिंग। और रोस्टिंग ये वो वाली रोस्टिंग नहीं है जो कैरीमिनाटी करता है, ये रोस्टिंग वो वाली है जो केमिस्ट्री में की जाएगी, आगे समझाऊंगा। तो सारी रात मेरी रात में SRMR, तो रोस्टिंग करने के बाद मेटल मिल गया और उस मेटल को R, आखिरी पॉइंट है,
आखिरी स्टेप है। रिफाइन कर दो तो तुम्हें फाइनल मेटल अपना मिल जाएगा जो कि तुम यूज कर सकते हो। वहीं जो अपने सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं उनमें काम बहुत ही सिंपल है। इनका बस इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इनके मोल्टन फॉर्म को इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। क्या करना है आगे देखेंगे, फिर इसके बाद प्योर मेटल मिल जाएगा। वही दिक्कत आती है बीच वाले में, क्योंकि जो बीच वाले हैं ये दोनों फॉर्म में हैं। कभी कभी ये मिलेंगे सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में, कभी कभी ये मिलेंगे कार्बोनेट ओर के फॉर्म में। तो अब सल्फाइड में क्या करें और कार्बोनेट में क्या करें? सल्फाइड में वही करो जो लो रिएक्टिविटी में कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रोस्टिंग। कार्बोनेट में क्या करो? यहां पर करो सी से कार्बोनेट, तो सी से कैल्सिनेशन नाम की एक प्रोसेस। कैल्सिनेशन करी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कुछ भी करे, आएगा एक ही चीज बन के, आएगा क्या? ऑक्साइड। और ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड को कर दो रिड्यूस करो और मिल जाएगा मेटल, जिसकी कर दो प्योरिफिकेशन और फाइनल मेटल हमें मिल जाएगा। अब ये फाइनल मेटल तक का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हमें बारी बारी से समझना है, पढ़ना है। सबसे पहले करते हैं यही, लो रिएक्टिव वाले को देखते हैं। तो लो रिएक्टिव जितने भी हैं, ये लो रिएक्टिव कैसे पाए जाएंगे? सल्फाइड ओर्स में। कैसे पाए जाएंगे? सल्फाइड ओर्स में। और पहला ही स्टेप है कि सल्फाइड ओर्स को उठाओ और कर डालो इनकी रोस्टिंग। अब रोस्टिंग तुमने कैरेमिनाटी वाली सुनी है और एक सुनी है कि चिकन रोस्ट होता है, यानी उसको जलाते हैं। तो यहां पर भी यही की जा रही है, यहां पर भी उन ओर्स को जलाया जा रहा है। कैसे जलाया जा रहा है? कैसे हीट किया जा रहा है? इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। और इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी ओर को हीट किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। अब इस प्रोसेस में बनता क्या है? प्रोडक्ट। तो जब भी हम ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और साथ में SO2 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सबसे बढ़िया एग्जांपल अपना वही सिनाबार का, सिनाबार है ये HGS। अब इस ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं, इसीलिए प्लस O2 लिखा हुआ है, फिर हीट, तो बनता क्या है? मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या है? मरकरी। तो मरकरिक ऑक्साइड साथ में SO2 गैस। अब इस मरकरिक ऑक्साइड को जो हमें मिला है ना मेटल ऑक्साइड, इसको फर्दर और हीट कर दो। जब आगे और हीट कर दोगे तो बन जाएगा अपना मेटल, जो कि हमें चाहिए लिक्विड फॉर्म में और साथ साथ ऑक्सीजन गैस। लिक्विड क्यों? क्योंकि मरकरी लिक्विड रहता है। उसी तरह से अगर हम देखें एक और एग्जाम्पल, एक और रिएक्शन, तो वो होगा कॉपर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर भी अपने सल्फाइड ओर में पाया जाएगा, इसको हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, मतलब जैसे चिकन रोस्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से रोस्टिंग करेंगे और बन जाएगा मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड। और साथ में क्या है? ये है SO2 गैस। फिर अब जो अपना ये प्रोसेस है ना, ये अपने आप ही होने लगता है। मतलब यही कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड जो था अपना, वही आपस में फिर से हीट होंगे और बन जाएगा अपना मेटल, जो कि है कॉपर, हमें जो चाहिए सॉलिड फॉर्म में आता है, और साथ साथ में SO2 गैस। अगर हम बात करें कि भैया ये तो लो रिएक्टिविटी वाले थे, अगर मिडिल में आ जाओ, बीच में, तो यहां फ्लो चार्ट डिवाइड होता हुआ दिखता है दो टाइप्स में। कौन कौन सा? एक है अपना कार्बोनेट ओर और एक है अपना सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर का तो हमने देख ही लिया, क्या कर रहे हैं? सल्फाइड ओर में कर रहे हैं रोस्टिंग। बट अगर वो कार्बोनेट ओर में पाया जा रहा है तो वहां करते हैं कैल्सिनेशन। सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, एंड एज यू नो सी वालों को तो सी ही पसंद होते हैं। तो यहां पे क्या होता है? यहां पर बस डिफरेंस यही है कि यहां पर भी हम हीट कर रहे हैं, बट यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एयर की प्रेजेंस काफी लिमिटेड है। ये समझ लो एब्सेंस है, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा एयर प्रेजेंट नहीं है। और इससे क्या बनता है? वही सेम चीज मेटल ऑक्साइड, बट यहां पर SO2 गैस नहीं निकलेगी क्योंकि कार्बोनेट और है, तो यहां पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे बेहतरीन और बढ़िया एग्जांपल क्या है? ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट का। इसको देखो हीट कर रहे हैं, प्लस O2 नहीं लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बनता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट ये मेटल ऑक्साइड मिला है, हमें मेटल ऑक्साइड नहीं, हमें मेटल चाहिए, जिसके लिए सिंपली हम एक काम कर देंगे, इसी जिंक ऑक्साइड को साथ में रिएक्ट करा देंगे कार्बन के, तो बन क्या जाएगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हुआ? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से देखोगे तो मैंने कार्बन भी बताया था, और बताया था 4 जेन, अल्टो 4 जेन। तो 4 यानी कार्बन ऊपर था जेन से, जिंक के, इसीलिए कार्बन ने इसको कर दिया डिस्प्लेस, यानी लात मार के भगा दिया, और बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में जिंक मेटल सॉलिड फॉर्म में, जो हमें चाहिए था। समझ गए? ये कौन सा प्रोसेस था? ये था कैल्सिनेशन। अब इसके बाद अगर एक और एग्जाम्पल मैं लूं तो वो होगा अपना मैंगनीज डाइऑक्साइड। मतलब
ये भी एक मेटल ऑक्साइड है जो हमें मेटल ऑक्साइड मिल रहा है हर बार कैल्सिनेशन में। ये है मैंगनीज का, मैंगनीज मेटल का डाइऑक्साइड। अब यहां पर हम कराएंगे पूरा का पूरा रिडक्शन सिर्फ कार्बन से नहीं, क्योंकि कार्बन तो चलो जिंक के ऊपर था, बट यहां मैंगनीज के ज्यादा रिएक्टिव इसके ऊपर वाला चाहिए, जो कि है रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम को लेंगे, यहां पर एल्यूमिनियम आएगा डिस्प्लेस करके, लात मार के निकाल देगा मैंगनीज को बाहर, बन जाएगा मैंगनीज मेटल जो हमें चाहिए। लिक्विड फॉर्म में बनता है, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में हीट। ये लिक्विड फॉर्म में बना ही इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, इतनी हीट कि ये मैंगनीज लिक्विड फॉर्म में हमें मिल रहा है। इसी तरीके का अगर एक और एग्जांपल देखा जाए जहां पर हमें मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो वो होगा आयरन का एग्जांपल, यानी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और उसके साथ हमने ले लिया एल्यूमिनियम, तो बना गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में आयरन मिलता है। इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो तो आयरन मिलता है ये लिक्विड रहता है, मोल्टेन फॉर्म में मेटल मिल रहा है। सोचो आयरन, लोहा जो आज तक हमने देखा है इतना स्ट्रांग होता है, ये लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है क्योंकि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक थी, बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए वो मोल्टेन फॉर्म में मिला। अब याद रखना कि ये जो रिएक्शन हुई, जो ये मोल्टेन फॉर्म में मिल गया आयरन, ये बड़े ही काम का है, बड़ा ही मजेदार है। क्यों? क्योंकि जब जब रेलवे ट्रैक्स को हमें जोड़ना होता है, अरे यार ट्रेन से जाते हो, थोड़ा नीचे भी तो देखो, जो ट्रैक्स बिछे हैं, ये ट्रैक्स को जब हमें जोड़ना होता है तो हम क्या करेंगे, इसी मोल्टेन आयरन का यूज करेंगे, इसी मोल्टेन आयरन का इस्तेमाल होगा। और इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस और थर्माइट रिएक्शन। यानी अब जब भी तुम्हें एग्जाम में पूछा जाए कि थर्मिट प्रोसेस लिखो, थर्माइट रिएक्शन लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, ये प्रोसेस जिससे हम रेलवे ट्रैक जोड़ते हैं, और ये रिएक्शन वही बिल्कुल प्रॉपर से अपनी रिएक्शन है। याद रखना कि यहां पर सिंबल जरूर लिखना, क्योंकि ये दिखाना जरूरी है कि ये जो आयरन मिल रहा है ये मोल्टेन फॉर्म में हमें मिलता है। और अब चाहे रिएक्शन तुम्हारी वो ऊपर मैंगनीज वाली हो या ये आयरन वाली हो, इसमें से कोई भी तुमसे पूछ लेगा कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, तो तुम बता लोगे, चैप्टर 1 में बताया है। और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी बता लोगे, क्योंकि चैप्टर 1 में बताया है कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कमेंट्स में फटाफट से दोनों रिएक्शन के मुझे ये चीजें बताओ, अभी पॉज करके बताओ। बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगली पे, जो कि है यस सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को क्या करोगे। बड़ा सिंपल स्टेप था भैया फ्लोचार्ट में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि उनको उन्हीं के मोल्टेन फॉर्म में निकालो और मोल्टेन फॉर्म को कर दो इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल ज्यादा रिएक्टिव का क्या है, सोडियम, तो सोडियम का मोल्टेन फॉर्म क्या होता है, सोडियम का मोल्टेन फॉर्म क्या रहेगा सोडियम कंपाउंड का, तो सोडियम का कंपाउंड उठा लो NaCl। अब NaCl को मोल्टेन फॉर्म में लो और कर दो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोड्स, अरे अपने कैथोड एनोड लगा दो, और ध्यान देना कि कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव, बताया था इतना। अब एनोड है पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव। यहां NaCl जो आयनिक कंपाउंड है बना है Na+ से, Cl- से, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, Na+ Cl-, तो सोडियम प्लस है, Na+ है, ये किसके पास जाएगा, ये किसके पास जाएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस तुम करवा रहे हो, तो ये कहां जाएगा, ये Na+ जाएगा नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव क्या है, यस कैथोड। तो हमारे कैथोड पर हमें जो मेटल चाहिए था सोडियम, ये जाकर डिपॉजिट होता रहता है और हमारा मेटल हमें मिल जाता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके हमने रिडक्शन कर दिया। इसी मेथड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम एल्यूमिनियम को भी रिड्यूस कर ले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो कैथोड रहता है उसी पर हमें हमारा मेटल देखने मिलता है। इसमें तुम ध्यान दोगे तो एनोड पे क्या हुआ और कैथोड पे क्या हुआ, अगर रिएक्शन में लिखनी है ना तो एग्जाम में लिखने को आ जाता है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर सिर्फ एक चीज कि जो भी नेगेटिव एलिमेंट निकला, मतलब NaCl हमने आयनिक कंपाउंड लिया, Na पॉजिटिव था तो उधर चला गया, कैथोड पे चला गया, बट Cl- भी तो था, ये Cl- वाले इधर क्लोरीन में निकलेंगे, यानी क्लोरीन की फॉर्म में निकलेंगे, किधर तरफ, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव क्या है, एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, Cl- अपना इधर बन जाएगा क्या, क्लोरीन गैस, और वहीं अपने कैथोड पर, जो अपनी कैथोड थी वहां पे क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ सोडियम मेटल का डिपोजिशन। तो Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब Na+ था कैटायन, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल बनता जाएगा किस साइड पर, कैथोड वाली साइड पर। अब इतना देख लिया, जब भी कभी आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन तो लिख देना, इस रिएक्शन के साथ लिखना। और याद रखना कि इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से एक और चीज होती है
कि किसी भी तरीके से हमने बना लिया मेटल, अब उसको अगर एकदम प्योर करना है, बिल्कुल प्योरिफिकेशन, तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मेथड। इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें भी वही कुछ सेटअप दिख रहा है उसी तरीके का, बट इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एनोड, कैथोड पर हम लेते हैं बिल्कुल प्योर मेटल। जो भी मेटल है एकदम प्योर फॉर्म उसकी कैथोड पे ले लो। जैसे कॉपर हमें चाहिए तो बिल्कुल कॉपर की एक प्योर फॉर्म, प्योर स्ट्रिप कॉपर की ले ली, यस, कैथोड पर। वहीं एनोड पर क्या लेंगे, जिस भी आर्टिकल से हमें निकालना है मेटल, जिस भी आर्टिकल से हमें प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है वो, तो वहां पर लगा दिया इम्प्योर फॉर्म। अरे इम्प्योर फॉर्म, तो अब ये इम्प्योर फॉर्म में जब भी तुम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इम्प्योर फॉर्म में से जो भी प्योर फॉर्म निकल सकता है इन दी फॉर्म ऑफ आयंस निकलेगा। यानी क्या निकलेगा यहां पे, अगर कॉपर की बात है तो क्या निकलेगा, कॉपर आयंस, ठीक है, Cu2 प्लस निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, और ये निकल करके आएगा इस साइड पे, प्योर वाली की साइड, ठीक है, कैथोड की साइड पे, और उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। जो हमने प्योर मेटल की स्ट्रिप लगाई थी कॉपर की, उसी के ऊपर इम्प्योर में से प्योर आयंस, प्योर कॉपर निकल करके डिपॉजिट होते जाएंगे। इससे होगा क्या इवेंचुअली, कि एनोड में से जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, इम्प्योर वाले में से जितना प्योरिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, उतना एक्सट्रैक्ट करके डिपॉजिट करते जाएंगे अपने कैथोड पर, यानी बिल्कुल प्योर। और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के ही साइड पे गंदगी गिर जाती हैं, इम्प्योरिटीज, इसीलिए इसको नीचे देखो बोलते हैं एनोड मड। समझ गए, बहुत ही सिंपल। अब इसकी रिएक्शन इस तरह से तुम देख सकते हो कि कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है। अब इसको खत्म करते ही हम खत्म कर चुके हैं पूरा मेटलर्जी, यानी किस तरह से पूरा का पूरा ये एक्सट्रैक्शन हो रहा था मेटल्स का। अब हम आगे बढ़ेंगे मेटल्स को बचाने के लिए। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको बचाना भी होगा, बट किससे यार, मूवी में अगर एक हीरो बनना है, बचाना है, तो विलेन भी तो होना चाहिए। बचाना किससे है, बचाना है कोरोजन से। मतलब जो भी आसपास एटमॉस्फेयर में एयर है, मॉइस्चर है, इसका जो असर है, इसका जो बेकार असर है, यानी इंपैक्ट पड़ता है, गंदा इंपैक्ट किस पे, हमारे मेटल्स पे, वो कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए सिल्वर की, तो वो बन जाते हैं क्या, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, ब्लैक कलर के, कोरोड हो गए, खराब हो गए। वहीं जो अगर हम बात करें आयरन की, तो वो ब्राउन रश बन जाता है उसका, फेरिक ऑक्साइड। वहीं अगर हम बात करें अपने कॉपर की, फेवरेट मेटल कॉपर, तो कॉपर बेचारा ग्रीनिश हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, इसके कोरोजन वर्जन का नाम क्या है, जब ये कोरोड हो जाता है तो उसको बोला जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ब्लैक है, इन दोनों का कलर आ सकता है, याद रख लेना। अब हमें मेनली फोकस करना है कि इनको बचाएं कैसे, सिर्फ इनको नहीं, किसी भी मेटल को अगर कोरोजन से बचाना है तो कैसे बचाएं। तो देखो पोगो, पोगो बचपन में देखो, इसका एक इंपॉर्टेंट था बड़ा सा नाम है पोगागा, पोगागा। ये सारी चीजें करके हम बचा सकते हैं। पी से पेंटिंग, ओ से ऑयलिंग, जी से आ जाता है ग्रीसिंग। बड़े सिंपल तीनों काम है, पेंट लगा दो, ऑयल लगा दो या ग्रीस लगा दो और इससे मेटल को बचाओ। हम करते भी हैं ऐसा अपनी गाड़ियों में। फिर उसके बाद क्या है, पीओजी, पोगागा। ए से है एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है, पोगागा, GAGA। तो अपना हो गया अगले जी से गैल्वेनाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अभी देखेंगे। और लास्ट में ए जो आता है, इसका मतलब है एलॉयज, कि एलॉयज बना दो और बच जाओ कोरोजन से। अब ये सब कुछ समझते हैं। ऊपर के तीन तो तुम जानते हो, अरे पेंट लगाना, ऑयल लगाना और ग्रीस लगाना नहीं जानते हो, पापा जी से पूछ के आओ कि गाड़ियों में कितना इंपॉर्टेंट है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। अब नीचे जो आता है पीओजी के बाद ए, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स को बचाया जा सकता है उन पर एक इंपॉर्टेंट मोटी सी ऑक्साइड लेयर चढ़ा करके, और वो कुछ ऐसे सेटअप पे किया जाता है। एक तरफ रखो वही प्योर एल्यूमिनियम और उस पर चढ़ जाएगा एक और कोटिंग ऑक्सीजन का, ऑक्साइड लेयर का, बहुत इंपॉर्टेंट सा। और एक तरफ रख दो कोई भी नॉन रिएक्टिव सा कोई भी मेटल, जैसे कि प्लेटिनम रख सकते हो, कार्बन भी रख सकते हो, कुछ भी रख दो, और अपना ऑक्साइड लेयर बचा लेता है बाहर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, बाहर की चीजों से, और कोरोजन नहीं होता है। तो ये हो गया अपना एनोडाइजिंग। अगला था गैल्वेनाइजेशन। और जैसे ये एनोडाइजिंग थी एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए, एल्यूमिनियम को हम बचा रहे हैं ना अपने एल्यूमिनियम मेटल को, किससे, कोरोजन से। उसी तरह से गैल्वेनाइजेशन होता है हमारे आयरन या फिर स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, कोरोजन से ही। किसका यूज करके, जिंक की एक लेयर का यूज करके। कैसे, यहां पर देखो, यहां पर स्टील आयरन के आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं हम। स्टील आयरन के आर्टिकल्स मतलब स्टील आयरन का जो भी सामान है, मेटल ये है ना आखिर, तो उसको बचाते हैं कैसे, स्टील आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं जिंक की कोटिंग।
जिंक की कोटिंग। अब जिंक की कोटिंग तो चढ़ गई है, जिससे क्या होगा, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, इससे जो अपना अंदर मेटल बचा हुआ है, जो रखा है, वो कोरोड नहीं होगा। बट अब तुम सोचोगे कि भैया अगर मान लो कि ये धीरे धीरे टाइम के साथ जो कोटिंग अपनी जिंक की ये टूट गई, तब क्या होगा? अगर ये कोटिंग टूट भी जाए तो भी अंदर मेटल को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो अपना जिंक है ये बाहर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड जिंक से भी स्ट्रॉन्ग लेयर है इन टर्म्स ऑफ कोरोजन से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि कोरोजन से ये बचा लेती है जिंक ऑक्साइड की लेयर। ऑक्साइड की लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जिंक चाहे टूट भी जाए जो कवरिंग है, तो ये जिंक ऑक्साइड है, ये हमारे मेटल को बचा करके रखता है बाहर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से, कोरोजन से। बिल्कुल क्लियर, समझ गए? तो गैल्वेनाइजेशन भी हमने देख लिया। तो पो गा में अगला और लास्ट है एलॉयज, कि एलॉयज बना दो, मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दो मेटल्स का, या तो मेटल्स के साथ या मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ। मतलब जो मेटल जिसको बचाना है ना, उसको या तो मेटल्स के साथ मिला दो या किसी नॉन मेटल के साथ मिला दो, और बना दो एक नई चीज, एक बिल्कुल बेहतरीन चीज, एलॉयज। क्योंकि हम जब एलॉयज बनाते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल मेटल है ना, उसकी हम प्रॉपर्टीज को बहुत ही बढ़िया कर देते हैं, बहुत ही स्ट्रांग कर देते हैं, और उसको और यूजफुल बना देते हैं, और यही एलॉय बना करके हम उसको कोरोजन से भी बचा ले जाते हैं। अब एलॉयज के कई सारे एग्जाम्पल हैं, बट उनको रटना नहीं है। उसके लिए अपने इस चैप्टर का लास्ट ट्रिक, ये ट्रिक क्या है कि हमें ना चाहिए, अगर हमें चाहिए ब्रॉन्ज, हमें सस्ता सा स्टील का मेडल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर गोल्ड ना भी मिले, ब्रॉन्ज मेडल तो मिले एटलीस्ट। अगर चाहिए तुम्हें ब्रॉन्ज, नहीं चलेगा इतना सस्ता स्टील, मतलब चाहिए हमें ब्रॉन्ज ही, स्टील सस्ता सा स्टेनलेस स्टील नहीं चाहिए। तो अगर चाहिए ब्रॉन्ज, नहीं चलेगा इतना सस्ता स्टील, तो इतनी चाहिए शक्ति, लड़ो तो सोल्जर और वरना जेसीबी। मतलब अरे भैया लड़ो तो सोल्जर, या फिर इतनी ताकत हो जैसे जेसीबी में। अब ये जो मैंने ये निमोनिक बताया, अब इस निमोनिक को थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर चाहिए तुम्हें ब्रॉन्ज, अगर तुम्हें चाहिए ब्रॉन्ज, ये पहली लाइन का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें ब्रॉन्ज चाहिए, यानी ब्रॉन्ज बनाना है। ब्रॉन्ज एक एलॉय का नाम है, आखिर में जितने आ रहे हैं सारे एलॉयज हैं, तो यहां पर ब्रॉन्ज एलॉय का नाम है। अगर चाहिए तुम्हें, तो चाहिए तुम्हें या तुम्हें चाहिए से टी और सी निकालो। टी से हो गया टिन, सी से हो गया कॉपर, तो टिन और कॉपर को मिलाने से बनता है ब्रॉन्ज। अगली लाइन क्या थी? नहीं चलेगा इतना सस्ता स्टील, नहीं चलेगा। एन से हो गया निकेल, चलेगा से हो गया क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम को जब हम मिलाते हैं आयरन में तो बनता है स्टेनलेस स्टील। देखो, नहीं चाहिए निकेल क्रोमियम, इतना से आई उठा लो, मतलब आयरन, तो नहीं चाहिए और आयरन इनको मिला दो तो बन जाएगा यस, सस्ता स्टील का एस एस उठाया, स्टेनलेस स्टील। तो इससे क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। फिर अगली लाइन क्या थी? इतनी चाहिए शक्ति, इतनी चाहिए शक्ति मतलब ICS, आयरन और कार्बन को मिलाएंगे तो बन जाता है स्टील, सिंपल वाला स्टील, स्टेनलेस स्टील नहीं। इतनी चाहिए शक्ति, लड़ो तो सोल्जर, मतलब लड़ो तो ऐसा लड़ो कि सोल्जर लगो। अब इसका बस L उठा लो, L से क्या हो जाएगा? लेड, T से हो जाएगा टिन, लेड और टिन मिलाओगे तो सोल्डर बनता है, एक एलॉय जिसका नाम है सोल्डर। फिर आखिरी था या जेसीबी में से ना, जे से याद कर लो जिंक, जे से जिंक, सी से तुम्हारा क्या है? यस, कॉपर, और जिंक और कॉपर को मिला देते हैं तो बन जाता है ब्रास, बी। बिल्कुल क्लियर, सारे एलॉयज आ गए समझ कि क्या क्या किससे किससे मिला के बनता है। अब अगली लास्ट चीज याद रख लेना इतनी सी कि अगर ये एलॉयज जो हम बना रहे हैं इसमें जो मेटल एक है वो मरकरी यूज हो जाए, तो मरकरी के एलॉयज को बोलते हैं एमेलगम। क्या बोलते हैं मरकरी के एलॉयज को? एमेलगम। और एमेलगम का एक एग्जांपल है हमारा टूथ डिके। जब दांत सड़ जाते हैं ना तो डेंटिस्ट क्या करते हैं? सिल्वर एमेलगम भर देते हैं, यानी सिल्वर और मरकरी का जो एमेलगम था, सिल्वर और एमेलगम को उठाया और भर दिया टूथ डिके के केस में। तो एक एग्जांपल हो गया, और हमने देख लिए हैं सारे एलॉयज, यानी शुरू से लेके लास्ट तक जो कुछ भी था इस चैप्टर में हर एक चीज कर दी स्वाहा। अब देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि बताओ, जो एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बताया था ना दोगलापन, तो ये दोगले वालों का नाम पूछ रखा है। पहला, एक ऐसा मेटल जो कि केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है अगर खुले में रख दिया जाए। कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कोई भी नाम लिख सकते हो, सोडियम लिख दो, ठीक है। अब अगला, एक लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल, मतलब
कि एक शाइनी चीज जो कि एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल जनरली शाइनी नहीं होते हैं, बताया था ना कि दुगलापन कौन शो करता है, आयोडीन। फिर अगला एक ऐसा मेटल जो पाम पे रखते ही मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, बताया था गैलियम और सीजियम, कोई सा भी एक लिख दो। और अगला एक ऐसा मेटल बताओ जो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो पुअर कंडक्टर बताया था ना मरकरी, क्या बताया था, मरकरी। ठीक है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि मेटल M on reacting with dilute acid liberates gas G. The same metals liberates gas G when it reacts with a base. कि मतलब एक ऐसा मेटल है जो एसिड से रिएक्ट करे चाहे बेस से, क्या कर देता है, रिलीज कर देता है हाइड्रोजन गैस। अब बताओ वो क्या है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो गैस कौन सी है, वो गैस है H2 गैस। और मेटल कोई सा भी ले लो, जिंक ले सकते हो और पूरी की रिएक्शन लिख देना। अगर ये पूछा जाए कि कैसे पता करोगे कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, तो यार ये जो हाइड्रोजन गैस है भाई, एक ही तो गैस है, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं कि हाइड्रोजन के बाहर जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसके बाहर लगा दो एक कैंडल स्टिक और वो पॉप करके जलने लग जाए, तो मतलब अंदर टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन ही है। अगर मान लो कभी ऑक्सीजन टेस्ट करना होता तो क्या करते, जो कैंडल स्टिक लगाते वो काफी तेज से जलने लगती, तेज से जले बिना पॉप साउंड के तो ऑक्सीजन, और पॉप साउंड के साथ जले तो हाइड्रोजन। फिर अगली चीज कि एक और आ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का कि व्हाट इज थर्मिट प्रोसेस, तो थर्मिट प्रोसेस पूरा लिखना होगा कि वहां पर मोल्टेन आयरन बनता है, रेलवे ट्रैक्स जोड़ने के काम आता है। कि वेयर डज मेटल एल्यूमिनियम यूज्ड इन द प्रोसेस अकर इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कि एल्यूमिनियम कहां पर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एल्यूमिनियम यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है जो बीच में ही होता है, ठीक है, मीडियम रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में भी हमें पता है, देखा है हमने। फिर अगला, नेम द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, ये हमारी थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में क्या था, अरे भाई इसमें सिंपली हमारा आयरन ऑक्साइड था, फेरिक ऑक्साइड, उसके साथ एल्यूमिनियम था और उधर जाकर के बन गया Al2O3 और आयरन अपना मोल्टेन फॉर्म में आ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ा किसमें, एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम हो गया ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मतलब एल्यूमिनियम ही ऑक्सीडाइज हुआ और एल्यूमिनियम कट, और जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया है और वही रिड्यूसिंग एजेंट है। वहीं अगर बात करें किसमें से ऑक्सीजन निकल गया, किसमें से निकल गया, Fe2O3 में से, तो रिड्यूस क्या हुआ, Fe2O3, और जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अपना Fe2O3 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा क्योंकि वही रिड्यूस हो चुका है। अब अगला एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि बताओ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है, कॉपर की ही आएगी हर बार, कॉपर की मैंने पढ़ाई है, यहां पर पूरा लिख दिया है, डायग्राम भी सेम बनाना और कैथोड एनोड की रिएक्शन भी लिख देना। अब इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी स्वाहा। अब ऐसे अभी भी जो लोग इस गेमिंग जोन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मैं तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, बताओ क्लास 10th क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, एक ऐसी जगह जहां पर कम से कम दिनों में नहीं, कम से कम टाइम में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया जाए। हाँ, सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाए विद ऑल इंपॉर्टेंट निमोनिक्स, ट्रिक्स, हैक्स, फ्री एडवाइस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। हाँ, और तो और सारे के सारे क्वेश्चंस क्विज के साथ भी करवाए जाएं ताकि तुम्हारा सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो, टाइम बेस्ड क्विज हो, टाइमर के साथ हो। हाँ, और तो और रिवीजन के लिए दिए जाएं वो रद्दी नोट्स नहीं, इंस्टेड प्रॉपर फ्लैश कार्ड्स जहां कॉमन मिस्टेक्स लिखी हो, निमोनिक्स लिखे हो और भी बहुत कुछ लिखा हो। हाँ, और क्या चाहिए, और चाहिए सैंपल पेपर्स, वो भी पीडीएफ में नहीं या बुक में नहीं जहां पर सॉल्यूशन पलट कर देखना पड़ता है। हमें चाहिए सैंपल पेपर्स विद प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस जहां पर हम एनालाइज कर पाए क्या गलती हो गई, कैसे 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करना है, सब कुछ बोलो। हाँ, अब जब इतने बार तुमने रियलाइज कर लिया है कि ये सारी चीजों की जरूरत है, वो भी 1 महीने का टाइम लेके नहीं करना है, इंस्टेड कम से कम टाइम ले, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि हमने ये सब कुछ दे दिया है सिर्फ एक 24 आवर्स के गेम में। अभी भी कुछ सीट्स बची हुई हैं, कुछ लास्ट सीट्स बची हुई हैं, डोंट मिस द चांस। इस 24 आवर्स गेम में एनरोल करो जिसके बाद तुम अपना कंप्लीट क्लास 10 का सिलेबस स्वाहा कर दोगे विद ऑल इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज एंड यू विल बी द नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक।